अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ऐसी बात क्यों हुई है? अचानक से अमेरिका में एक यू टर्न देखने को मिला। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है और आज जो हलचल मच रही है उसका असर दूर तक दिख रहा है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये मेटा के हेड हैं जिन्हें बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आज संसद में FCRA बिल आ रहा है और तीसरी सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि अमेरिका ने यू टर्न मार लिया है। और इसका मतलब क्या ये है कि भारत का अब आगे बढ़ना पक्का हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को सुनिए। For removing the Prime Minister video. Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? It's a very serious issue in the India, sir. Any comment, sir? Who is responsible for Anything you'd like to say? anything? यहाँ पर मेटा के हेड को बुलाया गया था और जवाब तलब किया गया था कि आखिरकार PM मोदी के एक पोस्ट कुछ समय के लिए प्रतिबंधित क्यों की गई थी। शायद ये गलती से हुआ था। भारत सरकार ने मेटा से जवाब मांगा और मेटा ने इसे एक ऑपरेशनल एरर बताते हुए माफी मांगी। भारत सरकार की नाराजगी है। सरकार का कहना है कि मेटा को ये बताना होगा कि पोस्ट क्यों हटाई गई, क्या उसके कंटेंट या एल्गोरिथम में कोई पक्षपात है और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। इसी कारण मेटा की ग्लोबल टीम को भारत सरकार ने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था। हैदराबाद पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया है। आरोप यह है कि फेसबुक पर PM मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित हुए। ये मामला भी कानूनी प्रक्रिया में है और आरोपों का अंतिम फैसला अदालत करेगी। भारत सरकार ने मेटा से ये भी जवाब मांगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किस तरीके के मटेरियल दिखाई जा रहे हैं। CSM वाले मटेरियल जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है उसे क्यों दिखाया जा रहा है। डीप फेक और फर्जी सामग्री को रोकने के लिए मेटा क्या कर रहा है। मेटा ने कहा कि उसकी ऐसी सामग्री के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो अपने सिस्टम को बेहतर बना रहा है और संसदीय समिति के अनुसार अगर मेटा नियमों का पालन नहीं करता है तो फिर बहुत सारी चीजें खतरे में आ जाएगी। सेफ हार्बर खतरे में आ जाएगा। अब ये क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादातर यूजर द्वारा डाली गई सामग्री के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, बशर्ते वे कानून के अनुसार कार्रवाई करें। यदि सुरक्षा हटती है तो मेटा पर कानूनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वैसे आपको बता दूं, ये तो रही मेटा के ऊपर कार्रवाई, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कुछ और भी चीजें हो रही है। अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन सांसद रीली मूरे, इन्होंने भारत के FCRA का आलोचना किया है। ये ट्वीट देख सकते हैं और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि ये कानून भारत में ईसाइयों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है और यदि ऐसा हुआ तो इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है। अब ऐसा लगा था जैसे इस FCRA बिल की वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। इस वीडियो को फिर से सुनिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. और इसमें उन्होंने कहा था कि आखिरकार अमेरिका की सरकार ने $21 मिलियन क्यों दिया था भारत के वोटर्स के लिए। क्या ये सही था? उन्होंने घुमा फिराकर बातें कह दी थी और एक चीज समझ में आ गया था कि विदेशी पैसे को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और 2026 में यही प्रस्ताव अमित शाह लेकर आए हैं। आज इसकी वोटिंग होनी है। विदेशी फंड पाने वाले संगठनों पर अधिक निगरानी हो, अंतिम विदेशी दाता का खुलासा हो कि किसने दिया है, ये सुनिश्चित करना कि संगठन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर विदेशी कंट्रोल में ना हो। तो यहाँ पर अभी तक तो रिपब्लिकन सांसद भारत के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन रूबियो ने
पूरे खेल को पलटा। रूबियो का बयान सुनिए। Why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't help the NGO to go in and find a new line of business. And so that's what the model that we're breaking. We're not doing this anymore. We are not going to spend billions of dollars funding the NGO industrial complex while close and important partners like Kenya are either have no role to play or have very little influence over how healthcare money is being spent. Bottom line is, if you want to help a country, work with that country. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का मानना है कि यदि अमेरिका किसी देश की मदद करना चाहता है तो पैसा सीधे उस देश की सरकार या उसकी संस्थाओं तक पहुंचना चाहिए, न कि पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ या मिडलमैन के माध्यम से। उनका तर्क है कि बीच में कई संस्थाएं अपने प्रशासनिक खर्च और मैनेजमेंट लागत निकाल लेती है, जिससे जो सही पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। अब आसान भाषा में इसे समझिए। पहले क्या होता था, अमेरिका का मॉडल, अमेरिका सीधे एनजीओ को पैसे दे देता था, एनजीओ सब कॉन्ट्रैक्टर को और सब कॉन्ट्रैक्टर लोकल एनजीओ को, और फिर देश में आता था और फिर जनता में आती थी। नया मॉडल ये है कि हम पैसा देंगे तो सीधे देश की सरकार को देंगे और सरकार फिर जनता पर खर्च करेगी। अब ये तो बहुत बढ़िया हो गया। यानी भारत ने इधर एफसीआरए बिल लाया और उधर अमेरिका ने बोला कि भाई अब हम किसी एनजीओ को पैसा देंगे ही नहीं, अब डायरेक्ट सरकार को पैसा देंगे। हालांकि ये जो बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। 1948 से लेकर 1952 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप को लगभग 13 अरब डॉलर का मदद दिया और ज्यादातर पैसा कहाँ लगा? यूरोपीय सरकारों, उनके पुनर्निर्माण कार्यक्रम। टारगेट था उद्योग, सड़कें, बिजली, इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना, और ऐसा हुआ भी क्योंकि ये सरकार से सरकार को सहायता था। उस समय अमेरिका ने डायरेक्ट यूरोप की सरकारों को पैसा दिया। लेकिन वहीं एक एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। साल 2001 से साल 2021 अमेरिका ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन काफी पैसा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, विदेशी कॉन्ट्रैक्टर और सलाहकार कंपनियों के माध्यम से गया। पता चला कि सबसे पहले तो अपने अपने घरों में सबने घुसाया, दूसरा भ्रष्टाचार भी बढ़ा और कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। और ये रूबियो का कहना है कि अब हम मिडिलमैन को नहीं देंगे। 2003 के बाद इराक के लिए भी अरबों डॉलर दिया गया। बड़ी अमेरिकी कंपनियां, निजी ठेकेदार, विदेशी एजेंसी, और जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि वो पैसे में भी गड़बड़ी पाई गई। और भी कई कार्यक्रम HIV एड्स के लिए भी इन्होंने दिया, वहाँ पर भी देखा गया कि बहुत सारा पैसा गड़बड़ हुआ। अब अगर इस तरीके से चीजें आती है तो एक फायदा तो होगा, जो मदद सही काम के लिए दी जा रही है वो लोगों के सही काम में लगेगी। और एनजीओ जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो कई सारे एनजीओ अच्छे हैं तो कई सारे एनजीओ सिर्फ खाना पूर्ति है। ऐसे में उन एनजीओ की जवाबदेही भी हो। रूबियो की ये नीति पूरी तरीके से नई नहीं है। इतिहास में मार्शल प्लान जो उन्होंने यूरोप के लिए इस्तेमाल किया उसमें डायरेक्ट फायदा मिला। बाद बाकी देशों के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें देशों को बहुत कम फायदा मिला, आम जनता को बहुत कम फायदा मिला। ऐसे में ये अमेरिका का जो प्लान है ये बिल्कुल ठीक है। रूबियो के ऐलान का मतलब ये हो गया कि वो अपने सांसद मूरे को एक तरीके से समझा रहे हैं कि भैया देखो मूरे, अब चिड़िया चुग गई खेत और उसी हिसाब से बदल जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ये ट्रम्प की एक अच्छी नीति है, बहुत अच्छी नीति है, और ये एक चीज़ साबित करता है कि भारत बहुत अच्छे से हालात को संभाल चुका है, इसलिए FCRA बिल अब संभवतः पास हो जाए। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।